वैंग एकदम वीक वर्जिन लूजर टाइप का बंदा है जिसका कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। इसलिए उसकी पूरी क्लास उसको मॉक करती है और इग्नोर करती है। लेकिन जब उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड बोलती है कि उसको वैंग पे क्रश है, तब सारे हेटर्स एकदम से आ जाते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। फिर वो लोग उसको ब्रिज से धक्का दे देते हैं और मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन जब वैंग पानी में डूब रहा होता है, उसको लेक के बॉटम में एक ग्लोइंग क्यूब आर्टिफैक्ट मिलता है। उससे टच करते ही उसको एकदम बवाल पावर मिल जाती है, जिससे वो अपने बुलीज से बदला ले सकता है और दुनिया पे राज कर सकता है। लेकिन चलो, स्टोरी को शुरू से देखते हैं। वैंग अपनी क्लास के साथ हाई स्कूल मिक्सर में है और सब लोग जेंगा खेल रहे हैं। अब शेन यारो की बारी है मूव करने की, लेकिन जब वो वैंग से आंखें मिलाती है, थोड़ी सी घबरा जाती है और टावर गिरा देती है। गेम के रूल्स के हिसाब से जिसने टावर गिराया, उसको एक सीक्रेट रिवील करना होता है। तो ग्रुप शेन यारो से पूछता है कि उसका क्रश कौन है। वैंग ये सुनते ही स्माइल करने लगता है, लेकिन उसकी क्लास उसको टीज करती है क्योंकि उनको लगता है कि शेन यारो जैसा कोई वैंग जैसे प्लेन एनपीसी टाइप के लड़के को कभी पसंद नहीं करेगी। लेकिन सबको शॉक लगता है, वैंग को भी, जब शेन यारो एडमिट करती है कि उसको सच में वैंग पसंद है। और वो एकदम क्लियर कर देती है कि वो मजाक नहीं कर रही, क्योंकि उसको वैंग मिडिल स्कूल के दिन से पसंद है। वैंग एकदम स्टन्ड है, क्योंकि शेन यारो का कन्फेस करना उसके लिए सपने के बराबर है। लेकिन मिक्सर खत्म होते ही उसको किडनैप कर लिया जाता है और अभी वो रिवर के पास पिट रहा है। वैंग इन लोगों को पहले कभी नहीं मिला, लेकिन उनका बॉस संजिन को शेन यारो पे क्रश है। और जब उसको पता चला कि शेन यारो को वैंग पसंद है, उसने वैंग को रिवर के पास ले जाके उसको धमकी दी कि मार डालेगा। वैंग संजिन को नोटोरियस गैंग का लीडर के रूप में पहचानता है और ये भी याद आता है कि संजिन शेन यारो को हमेशा हरास करता था। अब उसको समझ आता है कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन इतने सारे ओपोनेंट्स के सामने वो कुछ नहीं कर सकता। संजन फिर वैंग के फोन से शेन यारो को वीडियो कॉल करता है और उसको दिखाता है कि उसका क्रश कितने बुरी हालत में है। शेन यारो ये देख के डर जाती है। वैंग चिल्लाता है कि संजिन उसको इसमें ना घसीटे, क्योंकि वो नहीं चाहता कि शेन यारो इसकी वजह से परेशान हो। लेकिन संजन उसको और ह्यूमिलिएट करना चाहता है। वो बोलता है कि वैंग एकदम लूजर है और उसको शेन यारो जैसी परफेक्ट लड़की के साथ रहने का कोई हक नहीं है। वो वैंग से कहता है कि वो कसम खाए कि वो शेन यारो से कभी नहीं मिलेगा, वरना उसको रिवर में फेंक देगा। वैंग के पास एक इजी ऑप्शन है कि वो कसम खा ले, लेकिन वो शेन यारो के साथ ऐसा नहीं करेगा। इसलिए वो उसको हेडबट मार देता है जो उसको पकड़ रखा था। वैंग का हेडबट एकदम सॉलिड था, लेकिन बदकिस्मती से इतना सॉलिड था कि जो बंदा उसको पकड़ रखा था उसने गलती से वैंग को छोड़ दिया और वैंग रिवर में गिर गया। संजन घबरा जाता है, क्योंकि उसका प्लान वैंग को मारने का नहीं, बस डराने का था ताकि वो शेन यारो से दूर रहे। लेकिन संजन जल्दी से वैंग को आवाज देता है कि वो ठीक है या नहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता तो लगता है वैंग मर गया। इसका मतलब संजन ने मर्डर कर दिया और ये सब शेन यारो ने देख लिया। इधर पानी के अंदर वैंग डूब रहा है, लेकिन वो खुद को बचाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि अगर वो अपनी पसंद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो जीने का क्या फायदा। जब उसकी लाइफ उसकी आंखों के सामने फ्लैश होती है, उसको अपने बचपन का एक सीन दिखता है। वो एक फाइट से भाग गया था और मिडिल स्कूल के स्टैंडर्ड्स में इससे उसकी सारी पॉपुलैरिटी खत्म हो गई, और ऊपर से उसने दो लड़कियों को सुन लिया जो उसको क्राई बेबी बोल रही थी। घंटे बीत गए, स्कूल खत्म हुआ, सब घर चले गए, लेकिन वैंग वहीं सॉल्व कर रहा था। तब शेन यारो गेट से बाहर आती है और वैंग को देखते ही रुक जाती है। वो पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन वैंग चुप रहता है। शेन यारो सोचती है कि शायद उसका अम्ब्रेला भूल गया और अपना अम्ब्रेला शेयर करने को बोलती है ताकि दोनों साथ घर जा सकें। वैंग मना करता है, बोलता है कि वो अकेला जा सकता है। लेकिन शेन यारो उसको याद दिलाती है कि बारिश हो रही है और उसके पास अम्ब्रेला नहीं है तो वो भीग जाएगा। वैंग को समझ आता है कि वो सही बोल रही है, लेकिन वो कहता है कि वो बारिश रुकने का वेट कर लेगा। शेन यारो को वैंग का ये एटीट्यूड फनी लगता है। फिर उसको वैंग के आर्म पे एक कट दिखता है तो वो दिखाने को बोलती है। वैंग पहले मना करता है, लेकिन शेन यारो बोलती है कि वो बस वुंड ड्रेस करना चाहती है। वैंग आखिरकार मान जाता है और शेन यारो उसके आर्म पे बैंडेज लगाती है और उस पे किस ब्लो करती है ताकि जल्दी हील हो जाए। उसी मोमेंट में वैंग ने अपने अगले 50 साल शेन यारो के साथ इमेजिन कर लिए। वो उसको थैंक यू बोलता है और उस दिन से दोनों प्रैक्टिकली इनसेपरेबल हो गए। अब प्रेजेंट में वैंग पानी में जागता है और उसको रिवर के बॉटम से एक लाइट दिखती है। वो इतना दूर डूब चुका है कि सरफेस तक वापस नहीं जा सकता, तो वो डिसाइड करता है कि मरने से पहले उस लाइट को चेक करे। जब वो बॉटम तक पहुंचता है, उसको एक छोटा सा ग्लोइंग क्यूब आर्टिफैक्ट मिलता है। उससे टच करते ही उसको एकदम बवाल पावर मिल जाती है, जिससे वो अपने बुली से बदला ले सकता है और दुनिया पर राज कर सकता है। ना भी एक परफेक्ट कॉम्बैट इंजीनियर बन सकता है। जब वैंग जागता है, वो पैनिक करने लगता है, क्योंकि अभी तो वो डूब रहा था,
वो खुश है कि वो जिंदा है, लेकिन अब उसको नहीं पता वो कहाँ है या यहाँ कैसे आया। तभी एक सिस्टम उसके सामने अपीयर होता है और बोलता है कि वैंग के पास 15 मीटर के रेडियस में टेलीपोर्ट करने का पावर है। वैंग को ये सब नॉनसेंस लगता है क्योंकि उसको टेलीपोर्टेशन पे यकीन नहीं है, लेकिन अगले ही मोमेंट में वो अपनी मर्जी के खिलाफ टेलीपोर्ट बचाता है। वो कैनाल के ऊपर स्काई में अपीयर होता है और फिर से पैनिक करता है क्योंकि वो बहुत ऊपर है और गिरने का डर है, लेकिन वो एक्चुअली फ्लोट कर रहा है तो सेफ है। जब वो काम होता है, वो नीचे देखता है और संजिन को पानी में उसको ढूंढते हुए देखता है क्योंकि संजिन डर रहा है कि उसने वैंग को मार दिया। वैंग को ये थोड़ा फनी लगता है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो एक नई जगह पे टेलीपोर्ट हो जाता है। संजिन को लगता है कि कोई उसको स्काई से देख रहा था, तो वो अपने आदमियों से पूछता है कि उन्होंने कुछ सुना या नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि शायद संजिन को हेल्यूसिनेशन हो रहा है। वो कहते हैं कि वैंग को ढूंढते रहो। इधर वैंग अपनी स्कूल के एक खाली क्लासरूम में टेलीपोर्ट हो जाता है। अब उसको यकीन हो जाता है कि वो सच में टेलीपोर्ट कर सकता है, लेकिन वो समझ नहीं आता कि ये पावर उसको कैसे मिला। अचानक सिस्टम बोलता है कि वैंग ने कंटिन्यूसली अपना टेलीपोर्टेशन एबिलिटी एक्टिवेट किया है। वैंग घबरा जाता है, सोचता है कि शायद वो पागल हो रहा है क्योंकि उसको आवाज़ें सुनाई दे रही है, लेकिन सिस्टम उसको करेक्ट करता है कि वो उसके हेड में नहीं, बॉडी में है। ये बात वैंग को कंफर्ट नहीं देती, तो वो सिस्टम से बोलता है कि उसके बॉडी से बाहर निकले, लेकिन सिस्टम उसको इग्नोर करता है और वार्न करता है कि कोई क्लासरूम की तरफ आ रहा है। एक स्टाफ मेंबर क्लासरूम के पास आता है क्योंकि उसने कुछ वियर्ड नॉइज सुना, लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलता है, उसको बस एक खाली क्लासरूम और फ्लोर पे पानी का पडल दिखता है। वैंग अपने घर वापस टेलीपोर्ट हो चुका है, तो वो शावर लेके रिलैक्स करता है। शावर के बाद वो अपना फ़ोन निकालता है, जो रिवर में डूबने के बावजूद काम कर रहा है। पहली बात, वो शेनियारो को कॉल करता है ताकि उसको बताए कि वो जिंदा है। जैसे ही शेनियारो फ़ोन उठाती है, वो फ्रैंटिकली पूछती है कि वो ठीक है या नहीं। वैंग बोलता है कि वो फाइन है, लेकिन शेनियारो सोचती है कि संजन ने हद कर दी, तो वो पूछती है कि क्या पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। वैंग बोलता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो संजन से बच गया और अभी थोड़ी देर रेस्ट करे और फोन कट कर देता है। वो फिर अपने बेड पे लेट जाता है और सोचता है कि इस सिस्टम का क्या करे, क्योंकि कोई उसकी बात नहीं मानेगा। अचानक सिस्टम वापस अपीयर होता है और पूछता है कि वोंग अब काम हो गया क्या। वोंग पूछता है कि ये उसका पीछा क्यों करता है, लेकिन सिस्टम बोलता है कि वो अब वोंग के बॉडी का पार्ट है, तो वोंग इससे भाग नहीं सकता। फिर सिस्टम क्यूब को एक्टिवेट करता है और वोंग एक बार फिर उसके अंदर सक हो जाता है। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि उसने वोंग के बॉडी के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया है, मतलब वोंग इसके साथ फॉरएवर स्टक है। ये सुन के वोंग मास्टर ऑफ द हेराड्रिक क्यूब यूनिवर्सल सिस्टम बन जाता है। वोंग को अभी भी सब कुछ समझ नहीं आता, तो वो पूछता है कि वो कहाँ है। सिस्टम बोलता है कि ये क्यूब के अंदर का मैक्रो स्पेस है, जो बाहर से सिर्फ 3 क्यूबिक सेंटीमीटर का है, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा है। वोंग को सिस्टम की बात पे यकीन है, तो वो पूछता है कि सिस्टम ने उसकी हेल्प क्यों की। सिस्टम बोलता है कि वो वोंग का सपना पूरा करना चाहता है, और वो सपना है दुनिया का किंग बनने का। वोंग सिस्टम के साथ टेलीपोर्टेशन प्रैक्टिस करता है, लेकिन जल्दी ही उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो एक बिल्डिंग के एज से ऑलमोस्ट गिर जाता है। सिस्टम बोलता है कि उसकी एनर्जी रिजर्व्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, तो अब वो टेलीपोर्टेशन को 1 मिनट में एक बार तक लिमिट करेगा। वोंग थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस रोक देता है क्योंकि वो 1000 फीट ऊपर था जब एनर्जी खत्म हुई। सिस्टम बोलता है कि प्रैक्टिस का सेफर तरीका है क्योंकि थियोरेटिकली वोंग अपने पावर से 15 मीटर के अंदर सब कुछ देख सकता है। वोंग ट्राई करता है और अपने बेडरूम, एक कपल को बेड पे और अपनी नेबर को बाथटब में देखता है। ये सब रॉन्ग लगता है, तो वो अपार्टमेंट बिल्डिंग पे पावर यूज करना बंद करता है और गार्डन स्कैन करता है, लेकिन एक कैट से आंखें मिलने पे डर जाता है। वोंग घुटनों पे गिर जाता है, तो सिस्टम वार्न करता है कि अगर वो टेलीपोर्टेशन और सेंसरी एनहांसमेंट्स यूज करता रहेगा तो एनर्जी खत्म हो जाएगी। बिगिनर के लिए वोंग अपने पावर्स को काफ़ी अच्छा कंट्रोल करता है, लेकिन उसका बॉडी इतनी एनर्जी बर्न करने का आदी नहीं है, तो वो पास आउट हो जाता है। कुछ घंटों बाद वोंग अपने बेड पे जागता है और रियलाइज करता है कि कल रात ट्रेनिंग में उसने हद कर दी। अब वो केयरफुल रहेगा। सिस्टम ने उसको वापस उसके रूम में लाया था जब वो पास आउट हुआ था, क्योंकि उसको रेस्ट की ज़रूरत थी। वोंग को अचानक रियलाइज होता है कि अब उसको सिस्टम की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, तो वो पूछता है कि क्या हो रहा है। सिस्टम बोलता है कि वोंग के बॉडी के साथ बॉन्डेड रहने में एनर्जी लगती है और वो वोंग को एनर्जी एग्जॉशन से नहीं मरने दे सकता, क्योंकि तब वो भी खत्म हो जाएगा। ये बात वोंग को समझ आती है, लेकिन उसको अभी भी यकीन नहीं होता कि उसके पास सुपर पावर्स हैं। वो इंटरनेट पर क्यूब के बारे में सर्च करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई इंडियन बंदा इसका ट्यूटोरियल नहीं दे रहा, तो उसको खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। तभी उसको शेनियारो का मैसेज आता है। वो पूछती है कि कल लंच के लिए मिलना है क्या। वोंग पहले एक्साइटेड होता है, लेकिन फिर उसको सन जिन की हरकत याद आती है और वो कसम खाता है कि उसको रिग्रेट करवाएगा।
लेकिन अभी नहीं, क्योंकि उसकी एनर्जी जल्दी खत्म हो जाती है। वो सिस्टम से पूछता है कि कोई तरीका है क्या स्ट्रेंथ बढ़ाने का। सिस्टम बोलता है कि एक इनबिल्ट ऑटोमेटिक अपग्रेड फंक्शन है, तो एनर्जी जैम एब्जॉर्ब करके वोंग स्ट्रॉन्गर हो सकता है। वोंग एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है कि कौन सा जेम चाहिए। सिस्टम बोलता है कि थ्योरेटिकली कोई भी रैंडम रॉक में एनर्जी हो सकती है, लेकिन शेल्फ पे रखा वैल्यूएबल क्रिस्मेटाइट या उसकी माँ की प्राइसलेस डायमंड रिंग बेटर है। वोंग इतने एक्सपेंसिव रॉक्स यूज नहीं कर सकता, लेकिन सिस्टम बोलता है कि टेंशन ना लो, वो रॉक्स में भी इतनी एनर्जी नहीं है। सिस्टम को एक जेम मिल गया है जो बाहर है और काफी पावरफुल है। वोंग पूछता है कि कहाँ है, तो सिस्टम बोलता है कि डाउनस्टेयर्स गार्डन में है। वोंग एकदम शविल लेके टेलीपोर्ट करता है और पूछता है कि कहाँ से डिगिंग शुरू करे। सिस्टम उसको बोलता है कि स्पेशियल अवेयरनेस से खुद ढूंढ ले। वोंग ट्राई करता है, आंखें बंद करके एरिया स्कैन करता है, लेकिन एक कैट से आंखें मिलने पे डर जाता है। वोंग घुटनों पे गिर जाता है, तो सिस्टम वॉर्न करता है कि अगर वो टेलीपोर्टेशन और सेंसरी एनहांसमेंट्स यूज करता रहेगा तो एनर्जी खत्म हो जाएगी। बिगिनर के लिए वोंग अपने पावर्स को काफी अच्छा कंट्रोल करता है, लेकिन उसका बॉडी इतनी एनर्जी बर्न करने का आदी नहीं है, तो वो पास आउट हो जाता है। अगली सुबह वोंग का अलार्म बजता है। वो बेड से उठता है लेकिन नींद में है, क्योंकि सारी रात पावर स्टोन्स ढूंढने में लगा था। अचानक उसको याद आता है कि आज स्कूल जाना है, तो वो जल्दी रेडी होके क्लास के लिए भागता है। जैसे ही वो पहुंचता है, शेनियारो उससे एक्सप्लेनेशन मांगती है कल रात के बाद, लेकिन फिर वो नोटिस करती है कि पूरी क्लास उसको घूर रही है, क्योंकि उनको याद है कि शेनियारो ने एडमिट किया था कि उसको वोंग पसंद है, तो वो उसको टीज करना शुरू कर देते हैं। तभी फ्रंट डोर पे हंगामा होता है, क्योंकि संजिन आ गया। आते ही उसने अपने एक आदमी से एक रैंडम बंदे को बॉडी में किक मारने को कहा। संजिन क्लियरली स्कूल में घुस गया, क्योंकि वो वोंग के पीछे है। शेनियारो वरीड हो जाती है, लेकिन वोंग उसको बोलता है कि काम रहे और अपनी सीट पे जाए। संजिन ने सुना कि वोंग अभी भी जिंदा है, तो वो क्लास के सामने आता है और डिमांड करता है कि वोंग कहाँ है। जैसे ही वो वोंग का नाम बोलता है, पूरी क्लास उसकी तरफ देखती है, क्योंकि सब स्निचेस हैं। वोंग प्रॉब्लम को इग्नोर करने की कोशिश करता है, उम्मीद करता है कि संजिन छोड़ देगा, लेकिन संजिन ने उसको देख लिया और स्टेयर्स चढ़ना लगता है वोंग के पास फाइट के बिना कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अपने नए पावर्स के साथ उसको लगता है कि वो संजिन को हैंडल कर सकता है। जस्ट टू बी श्योर, वो सिस्टम से पूछता है कि उसकी जीतने की चांसेस क्या है, और सिस्टम बोलता है कि ये इजी विन है, क्योंकि यहाँ के लोगों का एवरेज कॉम्बैट पावर 5 है और वोंग का 22 है। अचानक शेनियारो संजिन से बात करके उसको रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि वोंग को चोट लगे, लेकिन संजिन उसके पास जाता है और वोंग को शिट टॉक करता है। शेनियारो बोलती है कि बस चला जाए, लेकिन वोंग को ये डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं होता। वो खड़ा होता है और शेनियारो से सॉरी बोलता है कि उसने इतने दिन संजिन को उसको हरास करने दिया, लेकिन अब वो उसको हैंडल करेगा। संजिन ऑफेंड हो जाता है कि वोंग सोचता है कि वो उसको हैंडल कर सकता है। वो वोंग का कॉलर पकड़ता है और धमकी देता है कि उसको मार देगा, लेकिन वोंग उसका आर्म पकड़ता है और इतना जोर से स्क्वीज करता है कि संजिन एक सेकंड के लिए अपने डिसीजंस को रीथिंक करता है। वोंग संजिन को बोलता है कि अगर वो उसको और शेनियारो को हरास करता रहा तो उसको रिग्रेट करवाएगा। संजिन अभी भी सोच रहा है कि वोंग ने कौन सा स्टेरॉइड लिया कि इतनी स्ट्रेंथ आ गई, लेकिन तभी क्लास टीचर आ जाता है और संजिन और उसके आदमियों को बोलता है कि बाहर निकलो, क्योंकि ये उनकी क्लास नहीं है। संजिन पुलिस को बुलाने का रिस्क नहीं लेना चाहता, तो वो चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो वोंग के कान में विस्पर करता है कि अगर वो शेनियारो को चोट से बचाना चाहता है तो रात को नॉर्थ सिटी बास्केटबॉल कोर्ट पर आए। संजिन चला जाता है और शेनियारो वोंग से पूछती है कि संजिन ने क्या कहा, लेकिन वोंग बोलता है कि कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। कोइंसिडेंटली वो बोलता है कि उसका सर दर्द कर रहा है, तो शायद आज क्लास स्किप करना पड़ेगा। इधर बास्केटबॉल कोर्ट पर संजिन अभी भी समझ नहीं पा रहा कि वोंग एकदम से इतना स्ट्रांग कैसे हो गया कि उसके रिस्ट पे ब्रूजेस छोड़ दिया, लेकिन वो इसको फ्लूक मानता है। उसके ख्याल में वोंग जिम में इतना हार्ड नहीं जा सकता और वो कसम खाता है कि वोंग को इस ह्यूमिलिएशन का बदला चुकाना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वोंग बास्केटबॉल कोर्ट पे पहुंचता है और डिमांड करता है कि संजिन कहाँ है। उसको संजिन ब्लीचर्स के टॉप पे बैठा दिखता है और संजिन हंसता है, क्योंकि अब वोंग के भागने का कोई चांस नहीं है, और ये भी कि वोंग इस फाइट में जीत नहीं सकता, क्योंकि संजिन का प्लान 1-on-1 फाइट का नहीं था, बल्कि अपनी पूरी गैंग के साथ जंप करने का था। सिस्टम वोंग को वार्न करता है कि यहाँ 13 ओपोनेंट्स हैं, तो शायद वो यहाँ कुक्ड है। वोंग अभी भी अपने पावर्स पे कॉन्फिडेंट है, तो वो सिस्टम से पूछता है कि जीतने के चांसेस क्या है। सिस्टम बोलता है कि सिर्फ 20% चांस है, और वोंग को एकदम कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। संजिन इसको नोटिस करता है और भी ज्यादा मॉक करता है।
वो अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करता है, लेकिन बीट डाउन शुरू करने से पहले वो वोंग को एक लास्ट चांस देता है माफी मांगने और मर्सी के लिए भीख मांगने का। लेकिन वोंग संजिन और उसकी नॉर्थ सिटी गैंग को इंसल्ट करता है कि वो इतने डरे हुए हैं कि उसके साथ वन ऑन वन लड़ नहीं सकते। वो संजिन को बेट कर रहा है ताकि वो अकेला लड़े, और संजिन को ये पता है, लेकिन वो इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो स्विंग करने वाला होता है। लेकिन उसके पहले उसका एक आदमी कैंग बोलता है कि वो संजिन के लिए वोंग से लड़ेगा। कैंग संजिन की गैंग का सबसे स्ट्रांग फाइटर है, तो सबको लगता है कि वोंग का कोई चांस नहीं है। वोंग भी श्योर नहीं है कि वो कैंग को हैंडल कर सकता है, तो वो सिस्टम से कैंग का कॉम्बैट पावर एनालाइज करने को बोलता है। कैंग का पावर सिर्फ 10 है, तो उसको बीट करना इतना टफ नहीं होना चाहिए। कैंग एक बास्केटबॉल उठाता है और वोंग पे फेंकने को रेडी हो। लेकिन सिस्टम वॉर्न करता है तो वोंग टाइम पे डॉच कर लेता है। कैंग फिर पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन वोंग ब्लॉक और वीव करता है जैसे कोई प्रो फाइटर। इधर क्लास में शेन यारो वरिड है क्योंकि वोंग पहले सस्पिशियस बिहेव कर रहा था और अब वो फोन नहीं उठा रहा, तो वो डिसाइड करती है कि कुछ करना पड़ेगा। जिम में कैंग अभी तक वोंग पे एक भी हिट नहीं लगा पाया और वो खुद थक रहा है। वोंग को बस फाइनल ब्लो लैंड करना है। कैंग फिर से चार्ज करता है, लेकिन वोंग उसके लिए बहुत फास्ट है। वो कैंग का लेग पकड़ता है और फिर एक इलेक्ट्रिक पंच से उसको लाइट्स आउट कर देता है और कैंग को वॉल में फेंक देता है। बाकी गैंग मेंबर्स को यकीन नहीं होता कि कैंग को एक नोबॉडी ने हरा दिया, तो वो संजिन से पूछते हैं कि अब क्या करें। संजिन हंसता है और बोलता है कि चाहे वोंग ने कैंग को हरा भी दिया, लेकिन इतने सारे लोगों से वो एक साथ नहीं लड़ सकता, तो वो हार जाएगा। वोंग सिस्टम से पूछता है कि क्या उसकी जीतने की चांसेस बढ़ी हैं, और क्योंकि कैंग अभी भी आउट कोल्ड है, एक अपोनेंट कम है, लेकिन वोंग के जीतने के चांसेस अभी भी सिर्फ 30% हैं, तो अब वो सच में मुश्किल में है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो सबसे एक साथ लड़ने के लिए पोजीशन में आता है। पहले तो वो उनके अटैक से ओवरवेल्म्ड हो जाता है और पीछे से एक किक खा लेता है। वोंग उस किक को पर्सनली लेता है, तो वो पलट के उस बंदे को एक किक मारता है जो उसकी फ्यूचर जनरेशन खत्म कर देता है। फिर उसको संजिन के सामने फेंक देता है। संजिन डरने लगता है, तो वो सबको बोलता है कि वोंग को इमीडिएटली सराउंड करो। वोंग खुद को कॉर्नर नहीं होने देना चाहता, तो वो ब्लीचर्स पे फ्लिप करता है और डिस्टेंस बनाने के लिए भागता है। फिर वो नीचे जंप करता है और एक बंदे को लेग स्वीप करता है, लेकिन इस प्रोसेस में कोई उसको पीछे से पकड़ लेता है। वो उसको छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसको गट में किक लगती है और वो ग्राउंड पे गिर जाता है। वो किक सच में दर्दनाक थी, लेकिन वोंग अब दोबारा सरप्राइज नहीं होने देगा। वो खड़ा होता है और सबका एक साथ सामना करने को रेडी है। पहले तो उनके कांस्टेंट अटैक से ओवरवेल्म्ड होता है, लेकिन इस बार वो स्नीक अटैक को सेंस कर लेता है, तो डॉज करता है और उस बंदे का लेग पकड़ता है जिसने उसको गट किक मारा था। फिर वो उसको स्विंग करता है और सीधा संजिन के फेस पे फेंक देता है। संजिन को अब रियलाइज होता है कि वोंग की स्ट्रेंथ कितनी टेरिफाइंग है। वोंग फिर संजिन की तरफ चलता है, लेकिन सिस्टम वॉर्न करता है कि उसको ब्रेक लेना पड़ेगा क्योंकि उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। इस हालत में संजिन को फाइट में हराना इम्पॉसिबल है, लेकिन वोंग चाहता है कि संजिन को इतना डराए कि वो शेन यारो को कभी परेशान न करे। तभी साउथ सिटी गैंग का बॉस आ जाता है। वो संजिन और नॉर्थ सिटी गैंग का मजाक उड़ाने आया है कि वो एक बंदे से हार गए। वो संजिन को बोलता है कि अगर वो एक बंदे को नहीं हरा सकता, तो उसको नॉर्थ सिटी गैंग का बॉस कहने का कोई हक नहीं। लेकिन वोंग उसको बीच में रोक देता है। उसको पता है कि नॉर्थ और साउथ सिटी गैंग्स में पहले से बीफ है, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं, तो वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। लेकिन हुआंग, जो वोंग को पहली बार मिला है, डिसाइड करता है कि उसको पिटवाएगा जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट। सिस्टम वोंग को वॉर्न करता है कि इस एनर्जी लेवल पे वो हेड ऑन फाइट में कोई चांस नहीं है, तो वोंग को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ता है। वो सिस्टम से टेलीपोर्ट करने को बोलता है, लेकिन एनर्जी लो होने की वजह से कूल डाउन का वेट करना पड़ता है। वो भागता रहता है जब तक स्टेयर के साइड तक नहीं पहुंच जाता। कूल डाउन खत्म होता है तो वो फाइनली टेलीपोर्ट करता है और सभी लाइट्स ऑफ कर देता है। जब सब अंधेरे में फंबल कर रहे होते हैं, वोंग हुआंग के पीछे टेलीपोर्ट करता है और उसको सीधा ग्राउंड में स्लैम कर देता है। फिर वो हुआंग की गैंग के हर मेंबर को पीट देता है। तो जब लाइट्स वापस ऑन होती हैं, वोंग अकेला खड़ा होता है और संजिन अब उससे और भी ज्यादा डर रहा है। अचानक जिम के बाहर से एक आदमी की चिल्लाने की आवाज आती है। लगता है शेन यारो ने पुलिस बुला ली, क्योंकि वो वोंग के लिए वरिड थी। पुलिस लॉक डोर्स के पीछे से अंदर आने की कोशिश कर रही है और शेन यारो उनको जल्दी करने को बोलती है क्योंकि उसका दोस्त खतरे में हो सकता है। वोंग बिना स्पॉटेड बिल्डिंग से नहीं निकल सकता और फाइट के लिए ट्रबल में नहीं पड़ना चाहता, तो उसको जल्दी कुछ सोचना पड़ता है। वो संजिन की तरफ देखता है और उसके सामने टेलीपोर्ट करता है। संजिन घुटनों पे गिर के माफी मांगने लगता है। इससे वोंग को एक आइडिया आता है, तो वो बोलता है कि वो संजिन को माफ करेगा,
लेकिन एक शर्त पे। जब पुलिस फाइनली डोर खुलती है तो वो देखते हैं कि संजिन वोंग का कॉलर पकड़ के पंच मारने का नाटक कर रहा है। संजिन और हुआंग ग्रुप फाइट शुरू करने के लिए ट्रबल में पड़ जाते हैं, लेकिन वोंग स्कॉट फ्री निकल जाता है क्योंकि उसने पुलिस को कन्विंस किया कि वो एक इनोसेंट बायस्टैंडर था जो क्रॉस फायर में फंस गया। उसने संजिन से ये प्रॉमिस भी करवाया कि वो शेन यारो को कभी परेशान नहीं करेगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन इस फाइट ने वोंग को समझा दिया कि उसके पावर्स की भी लिमिट्स हैं, तो उसको जल्दी से स्ट्रॉन्गर होना पड़ेगा और इसके लिए उसको और पावर जेम्स ढूंढने होंगे। वो एक ज्वेलरी स्टोर में देखता है, लेकिन रियलाइज करता है कि वो इतना अमीर नहीं है कि ये जेम्स खरीद सके और चोरी भी नहीं करना चाहता। एक सेकंड के लिए वो शुगर मामा का आइडिया सोचता है ताकि जेम्स खरीद सके, लेकिन ये वर्थ नहीं है। तो वोंग डिसाइड करता है कि वाइल्ड में पावर जेम्स ढूंढने जाएगा। वो बंच ऑफ गियर लेके नियरेस्ट माउंटेन रेंज में जाता है और जेम्स ढूंढने लगता है। उसको कुछ जेम्स मिलते हैं, लेकिन एक जायंट रॉक के नीचे है, एक लेक के बॉटम पे है और एक 15 मीटर अंडरग्राउंड स्टक है, तो अकेला उसको निकालना इम्पॉसिबल है। तभी सिस्टम वोंग को अलर्ट करता है कि उसने एक अंडरग्राउंड केव डिटेक्ट की है जिसमें बहुत सारी पावर स्टोन एनर्जी है। वोंग क्यूरियस हो जाता है और केव में टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन किसी वजह से चाहे वो रेंज में है, वो अंदर नहीं जा सकता। सिस्टम एक्सप्लेन करता है कि अगर कोई एरिया कंप्लीटली सील्ड है तो वोंग उसमें टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। केव में टेलीपोर्ट करने के लिए उसको कम से कम 1 सेंटीमीटर का गैप चाहिए, लेकिन वोंग के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो वहां तक खोद सके। वो थोड़ी देर सोचता है और अगर उसको केव के गैप के पास होना है तो लेक के पास शायद एक गैप मिल जाएगा, क्योंकि पानी ने ग्राउंड इरोड किया होगा। स्कैन करने के बाद उसको एक छोटा सा गैप मिलता है जो केव तक जाता है। जब वो केव में टेलीपोर्ट करता है, वो गिर जाता है क्योंकि उसको फ्लोर इतना स्लिपरी होने की उम्मीद नहीं थी। वो अपनी फ्लैशलाइट निकालता है और केव में इधर उधर देखता है, लेकिन उसको बस एक रैंडम फ्रॉग दिखता है। अचानक सिस्टम बोलता है कि उसने पावर स्टोन सीधे उसके सामने डिटेक्ट किए हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक दीवार है। तो वोंग फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, इतनी मेहनत के बाद भी उसको पावर स्टोन्स नहीं मिल रहे। लेकिन तब उसको चेहरे पे हवा का झोंका फील होता है। उसको रियलाइज होता है कि अगर हवा है तो कहीं गैप होगा। जैसे ही उसको गैप मिलता है, वो उसके अंदर टेलीपोर्ट करता है। गैप से टेलीपोर्ट करने के बाद वोंग केव के एक नए सेक्शन में पहुंचता है। वो कुछ स्टेप्स आगे बढ़ता है, लेकिन ध्यान नहीं देता और एक क्लिफ के एज पे ऑलमोस्ट गिर जाता है। लकीली वो खुद को बचा लेता है, लेकिन उसकी फ्लैशलाइट गायब हो जाती है। वो डिसाइड करता है कि ब्रेक लेके जेम्स को स्पॉट करे, लेकिन पता चलता है कि वोंग इस केव में अकेला नहीं है। उसको जेम्स एक क्लस्टर में केव के दूसरे साइड पे मिलते हैं, लेकिन जब वो ये सोच रहा होता है कि वहां कैसे पहुंचे क्योंकि वो टेलीपोर्टेशन रेंज से बाहर हैं, एक जायंट स्नेक उसके पीछे स्नीक करता है। लेकिन जैसे ही स्नेक उसको खाने वाला होता है, वोंग रॉक से रॉक पे टेलीपोर्ट करता है जब तक वो जेम्स तक नहीं पहुंच जाता। वो अभी भी नहीं जानता कि स्नेक उसको खाने की कोशिश कर रहा है, तो वो डिसाइड करता है कि बाकी डिस्टेंस वॉक करे जब तक टेलीपोर्टेशन का कूल डाउन खत्म ना हो जाए। आखिर में वो इतना क्लोज पहुंच जाता है कि सिस्टम 12 डिफरेंट पावर स्टोन्स आइडेंटिफाई करता है। वोंग बहुत एक्साइटेड है, लेकिन जेम्स तक पहुंचना मुश्किल है क्योंकि प्लेटफॉर्म्स बहुत नैरो हैं। वो अभी भी स्नेक के बारे में अनअवेयर है और गिरने का रिस्क नहीं लेना चाहता, तो टेलीपोर्ट करने में हेसिटेट करता है। लेकिन और कोई रास्ता नहीं, तो स्नेक के बाइट करने से पहले वो टेलीपोर्ट करता है और एक रॉक पिकलिंग करता है। अब जब वो जेम्स के क्लोज है, वोंग अपने आप को रोप से सिक्योर करता है और माइनिंग स्टार्ट करता है। पहला जेम मिलने पे वो इनक्रेडिबली खुश है, लेकिन जब वो दूसरा जेम लेने की कोशिश करता है, उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो जेम केव के बॉटम तक गिर जाता है। वोंग उस जेम को लूज नहीं कर सकता, तो वो स्पेशल अवेयरनेस से उसको लोकेट करता है, लेकिन उसको हॉरर होता है जब उसको कुछ ह्यूज उसके बगल में सेंस होता है। जब स्नेक उसको बाइट करता है, वोंग स्लिप करता है, पिलर से गिर जाता है, तो स्नेक उसके पीछे डाइव करता है। लकीली वोंग की कमर पे बंधी रोप उसको गिरने से रोकती है, तो स्नेक उसको मिस कर देता है और पानी में गिर जाता है। लेकिन कुछ ही मोमेंट्स बाद रोप टूट जाती है और वोंग भी पानी में गिर जाता है। अब वो डूबने के खतरे में है, लेकिन स्नेक अभी भी उसको खाने की कोशिश कर रहा है। वोंग अपना शवल पकड़ता है और स्नेक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन शवल से कुछ नहीं होता। स्नेक उसको कैप्चर कर लेता है और उसकी जान निकालने लगता है। वोंग सिस्टम से बोलता है कि उसको क्यूब डायमेंशन में टेलीपोर्ट करे, लेकिन सिस्टम बोलता है कि जब स्नेक उसको पकड़ रखा है तब टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। तो लास्ट डिच एफर्ट में वोंग स्नेक को शवल से स्टैब करता है ताकि वो उसको छोड़े। स्नेक उसको छोड़ देता है, लेकिन वोंग एयर की कमी से पास आउट हो जाता है, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको क्यूब डायमेंशन में टेलीपोर्ट करता है। जब वोंग को होश आता है, वो सिस्टम से बोलता है कि वो सारे जेम्स के साथ मर्ज करना चाहता है जो उसने कलेक्ट किए हैं। सिस्टम बोलता है कि ये एक ऑप्शन है, लेकिन एक बेटर तरीका है। वोंग के पास अभी 11 एलिमेंट्री पावर जेम्स हैं, लेकिन इनको सिंथेसाइज करके एक एडवांस्ड पावर जेम बनाया जा सकता है जो उसको ज्यादा पावर देगा।
वॉन्ग ऑब्वियसली एडवांस्ड पावर जेम चाहता है, लेकिन सिस्टम बोलता है कि इसमें 4 दिन लगेंगे। लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो सिस्टम बोलता है कि वॉन्ग 9 जेम्स सिंथेसाइज करे और 2 जेम्स अभी यूज करे ताकि वो स्नेक से लड़ सके। जब वॉन्ग 2 एलिमेंट्री जेम्स अब्सॉर्ब कर लेता है, वो क्यूब से बाहर टेलीपोर्ट करता है और स्नेक उस पर फिर से अटैक करता है, लेकिन इस बार वॉन्ग इजीली उसका अटैक ब्लॉक करता है और स्नेक को इंस्टेंटली मार देता है। वॉन्ग को थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि फाइट इतना ईजी था, क्योंकि उसको ज्यादा चैलेंज की उम्मीद थी, लेकिन वो इजी विन के लिए ग्रेटफुल है। वो पानी में जाता है स्नेक की बॉडी देखने और उसको एक और पावर जेम मिलता है जो बहुत सुंदर है। वॉन्ग को इसके साथ क्या करना है ये उसको एक अच्छा आइडिया है। इधर संजिन और हुआंग एक क्लब में मिलते हैं और हुआंग वॉन्ग से बदला लेने के लिए हेल बेंट लगते हैं। हुआंग चाहता है कि वो वॉन्ग को हराए, लेकिन संजिन को लगता है कि ये वर्थ नहीं है, क्योंकि दोनों गैंग्स के कंबाइंड फोर्स के साथ भी वॉन्ग उनको हरा देगा। लेकिन हुआंग के पास एक प्लान है। वो संजिन को बोलता है कि लॉ वापस टाउन में है। ये नाम सुनते ही संजिन डर जाता है। वो हुआंग पे चिल्लाता है कि लॉ से हेल्प मांगना डेथ सेंटेंस है, लेकिन हुआंग इतना स्टूपिड नहीं कि ऐसा करे। लेकिन वो इतना स्टूपिड है कि सोचता है कि वो लॉ को मैनिपुलेट करके वॉन्ग को खत्म करवा सकता है। वो संजिन को याद दिलाता है कि लॉ 2 साल पहले टाउन छोड़ के गया था, क्योंकि उसकी किसी स्ट्रॉन्गर बंदे शिकुत सिन से लड़ाई हुई थी। संजिन को शिकू के बारे में ज्यादा पता नहीं, लेकिन उसको याद है कि शिकू का शेनयारो से कुछ कनेक्शन था। शेनयारो लाइब्रेरी में स्टडी कर रही थी जब उसका फोन बजा। जैसे ही उसने फोन उठाया, दूसरे तरफ के बंदे ने वॉर्न किया कि कोई उसके लिए आ रहा है। अचानक शेन यारो को 4 सूट वाले आदमी घेर लेते हैं और ये लोग कैंडी देने के मूड में नहीं लगते। शेन यारो खड़ी होती है और दरवाजे की तरफ भागती है, लेकिन वहां एक एजेंट रास्ता रोक रहा है, तो वो कॉरिडोर में भागती है। आखिर में उसको एक क्लोजेट मिलता है, तो वो उसमें लॉक हो जाती है ताकि एजेंट से बचे, लेकिन अब उसके पास जाने का कोई रास्ता नहीं। एजेंट्स दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं और शेन यारो डर जाती है, लेकिन जब सब कुछ बेबस लगता है, जिस बंदे ने उसको वॉर्न किया था वो बोलता है कि पीछे देखो। उसके पीछे एक येलो एनर्जी का ब्लॉब फ्लोट कर रहा है और उसमें से एक हाथ उसको पकड़ने के लिए आता है। शेन यारो आंखें बंद कर लेती है और जो होना है उसका वेट करती है। जब एजेंट्स दरवाजा तोड़ देते हैं, शेन यारो वहां नहीं होती। उसको शिकू ले गया और वही बंदा था जिसने उसको फोन पे वॉर्न किया था। वो उसको एजेंट से जितना दूर ले जा सके ले जा रहा है और हर पार्कोर मूव यूज कर रहा है, लेकिन एजेंट्स के पास शिकू के पार्कोर का काउंटर है, एक गन। शिकू एयर में गोली खा लेता है, लेकिन उसको ज्यादा चोट नहीं आती, पर इस तरह से वो एजेंट से भाग नहीं सकता। तो वो शेन यारो को नीचे उतारता है और एक बैरियर सेट करता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, जबकि वो फाइट के लिए रेडी होता है। वो एक लेज से जंप करता है और जैसे ही लैंड करता है, एक एजेंट को पंच मारता है जो उसको साउंड स्मेल करने में मजबूर कर देता है। एक और एजेंट उस पर अटैक करने आता है, तो शिकू उसको पंच मारता है और दूसरे 2 एजेंट्स को भी हैंडल करता है। आखिर में एक एजेंट शिकू को टैकल कर लेता है और थोड़ी सी मिड एयर स्कफल के बाद वो शिकू को 3 एलाइज की हेल्प से एक बिल्डिंग में स्लैम करता है। लेकिन जब डस्ट सेटल होती है, तीनों एलाइज नॉकआउट हो चुके होते हैं। शिकू बिल्कुल ठीक है, लेकिन शायद उस बिल्डिंग में कम से कम 10 इनोसेंट लोग मर गए होंगे। शिकू के सामने अभी भी एक एजेंट है, तो वो बिल्डिंग से बाहर फ्लोट करता है और अपना कोट उतारता है, क्योंकि अब बात सीरियस होने वाली है। एजेंट टाइम वेस्ट करने से थक चुका है, तो वो फुल पावर में जाता है और दूसरी बिल्डिंग उठा के प्रोजेक्टाइल के रूप में यूज करता है। उस बिल्डिंग के लोग शायद अब सोच रहे होंगे कि काश उन्होंने आज छुट्टी ली होती, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। जब एजेंट बिल्डिंग को शिकू पे फेंकता है, लेकिन शिकू बिना पसीना बहाए बिल्डिंग को अपने पावर से पकड़ लेता है, उसको तोड़ देता है और ब्लॉक्स को एजेंट पे वापस फेंक देता है। एजेंट अपना डिफेंस करता है, लेकिन शिकू सारे ब्लॉक्स को कंप्रेस करता है जब तक एक मैसिव एक्सप्लोजन नहीं होता, जो शिकू और एजेंट को एक मिरर्ड दुनिया में भेज देता है। शिकू अनॉयड है कि बात यहां तक आई, क्योंकि इससे उसको बहुत ट्रबल होगी और उसको पहले एजेंट से डील करना पड़ेगा। एजेंट अपनी गन निकालता है और शिकू पे एम करता है। उसको नहीं पता कि गन से क्या होगा, जब शिकू ने 1 मिनट पहले बुलेट पकड़ ली थी, लेकिन ये मैटर नहीं करता क्योंकि गन इस डायमेंशन में काम नहीं करती और शिकू का टाइम भी खत्म हो रहा है। येलो एनर्जी शिकू को घेर लेती है और इससे एजेंट पानी में पीछे गिर जाता है। फिर टाइम रिवाइंड होना शुरू होता है और शिकू उम्मीद करता है कि अगले लूप में चीजें अलग होंगी। आखिर में सब नॉर्मल हो जाता है और शेन यारो अपनी लाइब्रेरी डेस्क पे वापस जागती है। उसको कुछ याद नहीं कि क्या हुआ था और वो एक यंग वैंग को अपने बगल में खड़ा देखती है, जो उससे मैथ होमवर्क में हेल्प मांग रहा है। अब प्रेजेंट में वॉन्ग अपना प्लान कंटिन्यू करता है। लुआ का शिकू से बड़ा बीफ है, तो अगर वो अपने कार्ड सही खेलते हैं तो शायद वो वैंग को लुआ से लड़वा सके, शेन यारो को बेट की यूज करके। अगले दिन वैंग को शेन यारो से डेट के लिए मिलना है, लेकिन वो लेट है और जब वो उसको कॉल करता है वो फोन नहीं उठाती।
वैंग को ये अजीब लगता है क्योंकि शेन यारो कभी उसका कॉल मिस नहीं करती, लेकिन शायद वो बिजी है तो वो थोड़ी देर और वेट करता है। लेकिन आखिर में उसको किसी को बात करते सुना जाता है कि शेन यारो के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कुछ इंसिडेंट हुआ है। वैंग को बुरा फीलिंग आता है तो वो शेन यारो को चेक करने के लिए भागता है, लेकिन जब वो पहुंचता है वहां पुलिस कार्स का मेला लगा हुआ है और शेन यारो की मां रो रही है क्योंकि शेन यारो को किडनैप कर लिया गया है। पुलिस बोलती है कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, लेकिन वैंग वेट नहीं करने वाला, उसको पता करना है कि इसके पीछे कौन है। तभी वैंग नोटिस करता है कि सुनजिन क्राउड में से गुजर रहा है और उसको लगता है कि इसका इससे जरूर कुछ लेना देना है। थोड़ी देर बाद वैंग उसको एक डार्क एली में कॉर्नर करता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है। पहले तो सुनजिन डम खेलता है और बोलता है कि उसको कुछ नहीं पता, लेकिन जब वैंग वॉल में एक होल पंच करता है और धमकी देता है कि वही उसके सर के साथ होगा अगर वो बात नहीं करता, तो सुनजिन तुरंत स्निच करना शुरू कर देता है और हुआंग के प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है। इधर हुआंग अपने उस डम बैस ब्रेन सेल्स को रिग्रेट कर रहा है जिन्होंने उसको ये प्लान बनाने के लिए कहा। लुआंग को पहले ही पता चल गया था कि वान उसको यूज करने की कोशिश कर रहा है और उसको मैनिपुलेट होना पसंद नहीं, लेकिन उसको शिकू से भी नफरत है। तो अगर हुआंग का प्लान शिकू को ल्योर आउट करेगा तो वो इसमें खेल लेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसने हुआंग को माफ किया, तो वो अभी हुआंग के मुंह से गोल्फ खेल रहा है। शेन यारो रूम के कॉर्नर में बंधी हुई है और लुआ के एक्शंस देख के डर गई है, तो वो आई कांटेक्ट अवॉइड करती है, लेकिन लुआ सीधा उसके पास जाता है। वो बोलता है कि उसको कुछ सवाल पूछने हैं और वो झूठ ना बोले क्योंकि वो उसका चेहरा रीअरेंज करने से पीछे नहीं हटेगा। वो पूछता है कि उसका शिकू के साथ क्या रिलेशन है, लेकिन शेन यारो ने सच में शिकू का नाम कभी नहीं सुना। लुआ उसकी बात पे यकीन नहीं करता क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड्स हैं कि शिकू ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन से लड़के उसको बचाया था, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसको नहीं जानती। शायद शिकू ने उसको बचाए बिना अपनी असली आइडेंटिटी रिवील किए, तो वो सच में नहीं जानती कि वो कौन है। लेकिन शिकू जरूर शेन यारो को जानता है और उसकी बहुत केयर करता है, तो ये अजीब है कि उसको किडनैप होने के बावजूद शिकू अभी तक नहीं आया उसको बचाने में। और अगर शिकू आता भी है तो लुआ का बटलर श्योर नहीं है कि लुआ उसको हरा पाएगा। लुआ ने रिवेंज के लिए प्रोफेशनल फाइटर्स हायर किए हैं, लेकिन फिर भी उनको नहीं पता कि शिकू कितना स्ट्रांग है, तो शायद वो उसको हरा ना सकें। और शेन यारो को मारना या चोट पहुंचाना वाइज डिसीजन नहीं है जब तक शिकू से डील करने का प्लान ना हो। लुआ उसको समझता है तो वो काम हो जाता है और शेन यारो को अभी के लिए छोड़ने को अग्री कर लेता है और रूम से निकल जाता है। इधर सुनजिन ने वैंग को एक्सप्लेन कर दिया कि हुआंग ने लुआ को शेन यारो को किडनैप करने के लिए कैसे कन्विंस किया, क्योंकि उसका शिकू से कनेक्शन है। वैंग को ये सब समझ नहीं आता, तो वो सुनजिन से पूछता है कि ये शिकू कौन है और लुओ क्यों सोचता है कि शेन यारो को यूज करके उसको ल्योर कर सकता है। सुनजिन उसको याद दिलाता है कि कुछ साल पहले शेन यारो के साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब उसको ऑलमोस्ट किडनैप कर लिया गया था। पब्लिक स्टोरी ये थी कि एक रैंडम गुड समैरिटन ने उसको बचाया था, लेकिन असल में वो शिकू था। उस दिन के बाद बहुत लोगों ने शिकू को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सक्सीड नहीं हुआ क्योंकि शिकू अपने प्रेजेंस के कोई ट्रेसेस नहीं छोड़ता। बस एक बार जब वो आया और लुआ के 2 फिंगर्स तोड़ दिए, तब से लुआ शिकू से बदला लेने के लिए पागल है। हुआंग ने इसका फायदा उठाया और लुआ को कुछ इन्फो दी ताकि वो शेन यारो को किडनैप करे, लेकिन सुनजिन क्लियर करता है कि वो इस प्लान के खिलाफ था, तो उसका इसमें कोई हाथ नहीं। वैंग को अब काफी सुन लिया है, तो वैंग शेन यारो को बचाने के लिए रेडी है, और क्योंकि सुनजिन इन्वॉल्व नहीं था, वैंग उसको छोड़ देता है। वैंग आखिर में उस कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुंचता है जहां शेन यारो को रखा गया है, लेकिन जैसे ही वो पास जाता है, सिस्टम उसको वार्न करता है कि वहां 7 पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट्स हैं। वैंग को लगता है कि ये ट्रबलसम हो सकता है, तो वो सिस्टम से पूछता है कि एडवांस्ड जेम का प्रोसेसिंग खत्म हो गया क्या, लेकिन उसमें अभी 30 मिनट और लगेंगे। वैंग वेट कर सकता है जब तक पावर बूस्ट नहीं मिलता, लेकिन उसको नहीं पता कि शेन यारो सेफ है या नहीं, तो वो टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। जब वो बिल्डिंग की तरफ चलता है, लुआ और उसकी टीम उसको स्पॉट कर लेती है। भले ही वैंग शिकू ना हो, लुआ को लगता है कि उसको टॉर्मेंट करना मजेदार होगा, तो वो अपने मार्शल आर्टिस्ट्स को ऑर्डर देता है कि उसको हैंडल करो, लेकिन वो एक साथ नहीं लड़ सकते क्योंकि ये देखने में मजेदार नहीं होगा। वैंग फ्रंट गेट तक जाता है और लॉक तोड़ने वाला होता है, लेकिन एक मार्शल आर्टिस्ट पाब्लो उसको रोकता है। वो वार्न करता है कि लॉक सुपरनेचुरल बैरियर से रीइंफोर्स्ड है, तो अगर वैंग ब्रूट फोर्स से तोड़ने की कोशिश करेगा तो सिवियर बैकलैश होगा और वो मर जाएगा। वैंग बोलता है फिर लॉक की की दे दो, लेकिन पाब्लो ये नहीं कर सकता। उसके ऑर्डर्स हैं कि जो भी ऊपर जाने की कोशिश करे उसको मार दो, तो वो वैंग को चांस देता है कि वापस घर चला जाए। लेकिन वैंग का शेन यारो को छोड़ने का कोई इंटेंशन नहीं, और अगर पाब्लो उसके रास्ते में आएगा तो वैंग उसको पीट देगा। सिस्टम के हिसाब से पाब्लो का पावर लेवल 52 है और वैंग का अभी भी 50 है, तो वो डिसएडवांटेज पे है। पाब्लो पहला पंच मारता है जो फेटल लगता है, लेकिन वैंग टाइम पे डॉज कर लेता है और पाब्लो के फेस पे किक मारता है, लेकिन इससे पाब्लो को कोई डैमेज नहीं होता।
पाब्लो वैंग से ज़्यादा स्ट्रांग और ड्यूरेबल है, तो भले ही वैंग थोड़ा फास्टर हो, वो अपने फिस्ट से कोई डिसाइसिव ब्लो नहीं लगा सकता। लेकिन फिर वैंग रियलाइज करता है कि ये स्ट्रीट फाइट है, तो जब पाब्लो दोबारा चार्ज करता है, वैंग एक हैमर टेलीपोर्ट करता है और पाब्लो के स्कल को कीव इन कर देता है। जब पाब्लो पोटेंशियली परमानेंट नैप ले रहा होता है, वैंग की लेके अगले फ्लोर पे जाता है। जब वो स्टेयर्स चढ़ रहा होता है, सिस्टम वार्न करता है कि अगले फाइटर का पावर लेवल 75 है, लेकिन वैंग हेजिटेट नहीं करता और रूम में रश करता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसको पता चलता है कि सारी लाइट्स ऑफ हैं, तो रूम पिच ब्लैक है। इस फ्लोर का मार्शल आर्टिस्ट ली एक असैसिन है जिसने डार्क प्लेसेस में अपनी प्रेजेंस इरेज करने की टेक्निक मास्टर की है। उसने अपने सारे स्टैट पॉइंट्स स्टेल्थ में डाल रखे हैं, तो वो इजीली वैंग पे स्नीक करके उसको मार सकता है। लेकिन ये तब होता अगर वैंग के पास स्पेशल अवेयरनेस ना होती। वैंग को एग्जैक्ट पता है कि ली कहाँ है, तो जब ली पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, वैंग अपने इन्वेंट्री से बैट निकालता है और ली के नट्स पे वैक करता है। ऊपर के दो मार्शल आर्टिस्ट वैंग को फ्लोर्स चढ़ते देख रहे हैं और शॉक्ड हैं कि उसने इतनी इजीली उनको हरा दिया। लेकिन अगला ओपोनेंट बेओवुल्फ है और वो सोचता है कि वैंग का कोई चांस नहीं। वो प्रिडिक्ट करता है कि बेओवुल्फ उसको सेकंड्स में क्रश कर देगा, लेकिन अगर वैंग किसी मिरेकल से उसको हरा देता है तो उसको उन दोनों का सामना करना पड़ेगा और लड़की बहुत एक्साइटेड है। वैंग आखिर में अगले फ्लोर पे पहुंचता है और बेओवुल्फ वहां पीछे मुड़ के खड़ा है। वो एक स्पीच देने वाला होता है कि कितना इंप्रेसिव है कि वैंग यहां तक पहुंचा, लेकिन वैंग स्किप कर्टेन्स और उसको बैट से वैक करने की कोशिश करता है। लेकिन बेओवुल्फ बैट पकड़ लेता है और वैंग को ग्राउंड पे स्लैम कर देता है। एक ही स्लैम से वैंग की सारी हवा निकल जाती है, तो उसको पता है कि अभी के हाल में बेओवुल्फ के खिलाफ उसका कोई चांस नहीं। लेकिन लकीली सिस्टम बोलता है कि एडवांस जेम ऑलमोस्ट प्रोसेस हो चुका है, तो उसको बस 1 मिनट सर्वाइव करना है ताकि स्टैट बूस्ट मिल जाए। ये सोचने से ज्यादा मुश्किल है क्योंकि बेओवुल्फ अभी वैंग पे कॉम्बोज मार रहा है और वैंग कुछ नहीं कर सकता। वैंग बेओवुल्फ को किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन पास जाना मिस्टेक था क्योंकि बेओवुल्फ उसका लेग पकड़ता है, उसकी आर्म तोड़ देता है और फिर उसको एक पिलर के आर पार पंच कर देता है। वैंग अभी मर चुका होता, लेकिन 1 मिनट बीत जाता है तो सिस्टम एडवांस जेम का पावर इंटीग्रेट करना शुरू करता है। ये वैंग के बॉडी को हील करता है और उसके सारे स्टैट्स बूस्ट करता है, तो वो फाइट रिज्यूम करने को रेडी है। लेकिन इस बार स्केल्स उसके फेवर में है। जब वैंग वापस खड़ा होता है, बेओवुल्फ दूसरे राउंड के लिए रेडी होता है, लेकिन वैंग एक पंच से उसको रूम के आर पार भेज देता है। वो पंच बेओवुल्फ को उसकी सारी मेहनत पे सवाल उठाने पे मजबूर कर देता है, क्योंकि उसको यकीन नहीं होता कि एक सी लेवल वॉरियर उससे एक रैंडम किड से हार जाएगा। लेकिन वो रैंडम किड उसको ब्लैक फ्लैश से हिट करके वॉल के आर पार नॉकआउट कर देता है। लुआ ये सब कैमरास पे देख रहा है और गुस्सा हो जाता है कि उसने इतने पैसे खर्च करके हायर किए हाईली ट्रेन्ड मार्शल आर्टिस्ट एक हार रहे हैं। शायद उनको एक साथ जंप करना चाहिए था, लेकिन बटलर उसको अश्योर करता है कि अगले 2 मार्शल आर्टिस्ट उसको डेफिनेटली हरा देंगे। वो मिलियन मार्शल आर्ट्स अलायंस से हैं और ये सेफ है कि वो ट्रू प्रोफेशनल्स हैं। मिलियन स्टोन्स एक फोर्स है, लेकिन लड़की उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग है। जब से वो यहां आई, उसने रिस्ट्रिक्शन ब्रेसलेट पहना है अपने पावर्स लिमिट करने के लिए। अगर वो उसको उतार देती है तो कोई नहीं जानता कि वो कितनी डिस्ट्रक्शन कर सकती है। वैंग अब स्टेयरकेस चढ़ रहा है अगले फ्लोर के लिए, लेकिन सिस्टम वार्न करता है कि उसका हार्ट रेट स्काई रॉकेट कर रहा है और वो सीवियर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में है। वैंग को ये पता है और वो स्ट्रेस्ड है क्योंकि वो अगले फ्लोर के लोगों की टेरिफाइंग ऑरा सेंस कर सकता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, उसको शेन यारो को बचाने के लिए आगे बढ़ना है। ये एपिसोड 5 का एंड था। सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो।